हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर एपिसोड 25। आई होप आपको हमारी स्टोरी पसंद आ रही हो। और ये कहानी अभी काफ़ी सस्पेंस से भरी है और इस स्टोरी में रोमांस का तड़का कुछ समय बाद ही लगेगा। लेकिन जो इन दोनों के बीच हो रहा है, यानी आरव और ख्वाहिश के बीच में, वो बहुत ही रोमांटिक है। तो चलिए अभी तो शुरू करते हैं हम अपनी इस कहानी को। ख्वाहिश अपने कमरे में जाती है और देखती है कि झिंगी तो सो चुका है। ख्वाहिश उसे बड़े प्यार से देखती है। वह जाकर अपने बेड पर लेट जाती है और दूसरे पूरे दिन में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में सोचती है। सोचते सोचते उसे वह पल याद आता है जब वह आरव की गोद में गिर गई थी। कितनी करीब थी वो उसके। ये सोचते सोचते उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपने आप से कहती है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं और जो भी हुआ आज उसे सोचकर खुश कैसे हो सकती हूँ? क्या हो गया है मुझे? ना जाने कैसे, पर उसने वो मुझे खींचता है मुझे अपनी तरफ और मैं भी खिंची चली जाती हूँ बिना कोई सवाल किए। ऐसा लगता है जैसे मैं उसे हमेशा से जानती हूँ, कोई रिश्ता है उससे मेरा। उफ उफ ख्वाहिश, ये सब क्या सोचने लगी तू? मुझे ये सब सच में रोकना होगा, यहीं पे यही सही होगा। हम सबको दूर रहना होगा, उससे कैसे भी तुझे उससे दूर रहना होगा। ये सारी बातें ख्वाहिश अपने आप से ही कर रही थी। कुछ देर तक ये सब सोचने के बाद ही वह बेड से उठकर उस डायरी को अपने कबर्ड से बाहर निकालती है। डायरी को लेकर वो बेड पर बैठ जाती है और कहती है, हाय कितने दिन हो गए थे यार तुझे पढ़े हुए। काश कि मैं मिल सकती उससे, मतलब आरव से। कितना अच्छा होता ना वो। क्या उसे उसकी ख्वाहिश का मिलना हुआ? यार ये कितना अलग है। वो भी आरव है और मेरा नाम भी ख्वाहिश है। कसम से मुझे कभी कभी लगता है कि ये आरव कहीं वो तो नहीं, पर ये कैसे हो सकता है यार? वो इंसान है और ये एक वैम्पायर। ओह ख्वाहिश, चलो स्टार्ट करते हैं। ये कहते हुए ख्वाहिश खुद से ही काफ़ी बड़बड़ाती है और फिर डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू कर देती है। आखिरी में हमने पढ़ा था कि ख्वाहिश ने आरव के बारे में सब जानते हुए भी उसे अपना लिया था। अब आगे ख्वाहिश ने मुझे मेरी डायरी वापस लौटा दी, यह कहकर कि मैं इसे कंटिन्यू लिखता रहूं। मैं इसमें हमारी कहानी को लिखूं, हमारी पहली मुलाकात से लेकर हमारी हर खुशी और आखिर में उसके बूढ़े हो जाने तक उसकी ज़िंदगी का हर हिस्सा, हर कहानी इस डायरी में लिखा हूँ और वो हमेशा ही एक साथ रहें, यहाँ तक उसके जाने के बाद भी। मैंने जब ख्वाहिश को ये वादा दिया था कि मैंने उसे अपने बिताए हुए हर अच्छे बुरे पल को डायरी के यादों के रूप में संजो कर लिख रहा हूँ, वह बहुत खुश थी। और कॉलेज पूरा हो जाने के बाद हम दोनों शादी भी कर लेंगे। शादी का जिक्र आया तो मैं उसे रिया और अजय सबसे, यानी अपने बाकी सब भाइयों से भी मिलवाना चाहता था। कल उससे इस बारे में पूछूंगा। आज कुछ अलग ही मन में चल रहा था मेरे, जो कभी नहीं किया आज करने जा रहा हूँ। अभी के लिए लिखना बंद करते हैं और जो करने जा रहा हूँ उसको आकर बताता हूँ। आज पहली बार मैंने चुपके से उसे सोते हुए देखा। सोते हुए वो कितनी प्यारी लगती है। मैंने भी बस प्यार से, सच में प्यार में पागल ही हो गया हूँ। जानता हूँ कि ये गलत है, पर इस तरह उसके कमरे में चोरी चुपके जाना, वो भी जब वो सो रही हो। लेकिन जाने क्यों आज ये दिल मान ही नहीं रहा। उसे करीब से देखना चाहता था बस। और उसके लिए कल मैं उसे सॉरी भी बोलने वाला हूँ। आखिर मैं एक अच्छा और सच्चा वैम्पायर हूँ। ओहो सॉरी, एक वेयरवुल्फ हूँ। आखिर हर बार मैं ये क्यों भूल जाता हूँ कि मैं एक वेयरवुल्फ हूँ। मैं बाकी सब की तरह सिर्फ एक वैम्पायर नहीं बल्कि एक वुल्फ भी हूँ।
सच कहूँ तो मुझे मेरा वुल्फ रूप बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि मेरा वो रूप कुछ ज़्यादा ही डरावना और हिंसक दिखता है। ख्वाहिश उस रूप से डर सकती है और मैं कभी उसे उसके सामने नहीं आने दूंगा, और मैं चाहता भी नहीं हूँ। मुझे वैम्पायर होना ही ठीक लगता है। कम से कम मैं इस रूप में इंसानों की तरह तो दिख सकता हूँ और ख्वाहिश के साथ भी हमेशा रह सकता हूँ। अगले दिन के बारे में सोचकर मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं ख्वाहिश को अपने परिवार से मिलाने के बारे में पूछने वाला था। जब मैं कॉलेज पहुंचा तब ख्वाहिश मुझे वहीं बाहर ही मिल गई, जब हम दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे और साथ अंदर गए। हम लोग क्लास लेने चले गए, जिसकी वजह से मैं अभी भी उससे बहुत कुछ पूछ नहीं पाया था। क्लास के बाद ही ख्वाहिश ने मुझे लाइब्रेरी में मिलने को बोला और खुद कहीं चली गई। मैं लाइब्रेरी जाकर उसका इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी देर तक वो नहीं आई तब मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी। जेनरीना उसे पहले भी कई बार नुकसान पहुंचा चुकी थी। ये सोचकर कि मुझे ख्वाहिश को लेकर थोड़ा सा डर लगने लगा, मैंने वक्त न गंवाते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही सही समझा। जिससे मुझे ये तो पता चल गया कि ख्वाहिश किसी क्लासरूम में है। जहाँ मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा जेनरीना ने ख्वाहिश का गला पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया है। मैंने वहाँ पहुँचकर जेनी से जल्दी से ख्वाहिश को छुड़वाकर जेनी को दूर फेंक दिया। मैं गुस्से में उसे मारने वाला था, लेकिन रुक गया। जेनी ने कहा, इससे कहो कि मुझसे दूर रहे और मुझसे बात करने के बारे में दोबारा सोचना भी नहीं, वरना मैं इसे मार दूंगी। उसने तुम्हें मुझसे छीना है। ये दुश्मन है मेरी और नफरत करती हूँ मैं इससे। मुझे जेनी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं उसे मार भी नहीं सकता था। दोस्त तो थी ही वो मेरी, बस थोड़ा भटक गई थी। शायद प्यार ऐसा ही होता है, कोई संभाल ही नहीं पाता और कोई बिखर जाता है। जेनी संभल नहीं पा रही थी। मैंने ख्वाहिश के पास जाकर उससे गले लगाया और उससे पूछा, क्यों गई थी वो जेनी से बात करने? ख्वाहिश ने कहा, मैं बस उसे समझाना चाहती थी कि वह कुछ भी गलत ना करे। दोस्त है वो तुम्हारी, तुमसे दोस्ती ना तोड़े, तुम्हें समझाने की कोशिश करे। दोस्ती का मतलब समझना ही तो था, और मैं बस उसे समझाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि वह इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगी। ख्वाहिश की इस मासूमियत को देखकर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। वो किसे समझाना चाहती थी जिसे प्यार और दोस्ती का मतलब भी नहीं पता, यहाँ तक कि उसे तो दया भी नहीं करनी किसी पर। तुम्हारी तरह इंसान नहीं है वो, उसे कुछ नहीं आता, वो बस नफरत करना और धोखा देना। दोस्ती में उसने मुझे धोखा ही दिया है। मैं चाहकर भी उससे नफरत नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरी दोस्ती काफ़ी सच्ची थी उसके लिए। जब जब वो ख्वाहिश को चोट पहुंचाने की कोशिश करती तब मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। तब भी इस दोस्ती के खातिर उसे छोड़ दिया और छोड़ देता था। मैं मार तो नहीं सकता था ना उसे, बस मुझे बस नहीं आता। इतने जज्बात मेरे अंदर कहाँ से आए, जबकि मेरे सीने में तो दिल ही नहीं धड़कता। मैंने ख्वाहिश को उससे कई बार बात करने के लिए कह दिया और मना भी किया। डायरी पढ़कर ख्वाहिश को जेनरीना का सच तो पता ही चल चुका था। ख्वाहिश ने कहा, मैं जानती हूँ कि जेनी भी इंसान नहीं है, लेकिन प्यार करना तो जानती है ना। वो तुमसे प्यार करती है बचपन से, साथ ही वो तुम दोनों को कम से कम इस रिश्ते के खातिर ही उसे समझना चाहिए। मैंने ख्वाहिश को समझाया कि मैं उसका प्यार नहीं बल्कि ज़िद हूँ, और किसी की ज़िद कभी भी प्यार नहीं बन सकती। ज़िद में कोई भी सिर्फ़ और सिर्फ पाना चाहता है, उसमें जज्बात अहंकार छिपे होते हैं। अगर वो जज्बात होते तो बात होती, लेकिन ये सिर्फ अहंकार है। जब कोई कुछ ज़बरदस्ती पाना चाहता है तो वो भी अपनी ज़िद को प्यार समझ बैठता है। उसे प्यार नहीं मुझसे, उसकी बचपन की आदत है। वो
कोई भी वो जो भी चाहती उसे किसी भी तरीके से पाना चाहती, और अगर ऐसा नहीं होता तो वह उसे छीन लेती है। इस बार बात मेरी है, वह चाहकर भी मेरे साथ कुछ कर नहीं सकती और ना ही मुझे ज़बरदस्ती अपने पास रख सकती है, इसलिए वह बार बार तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। ख्वाहिश मेरे सीने से लगते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो आरव, मैं अब जेनी से दूर रहूँगी हमेशा। मैंने ख्वाहिश को बताया कि मॉम मुझसे मिलना चाहती हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर से खुशी गायब हो गई। जब इसका कारण मैंने उससे पूछा तब ख्वाहिश ने कहा, क्या वो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे? मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। एक इंसान को एक्सेप्ट कर लेंगे क्या वो? कहीं मुझे देखकर गुस्सा ना हो जाए, मुझसे कोई गलती हो गई तब क्या होगा? ख्वाहिश की बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई, लेकिन उसका ये डर कहीं ना कहीं वाजिब भी था, जिसे मेरे लिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल था। मेरे हंसने पर ख्वाहिश गुस्सा हो गई और कहने लगी, तुम्हें हंसी आ रही है? मुझे डर लग रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे परिवार में मुझे सब पसंद करेंगे ना आरव? ख्वाहिश ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैंने उससे कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ख्वाहिश, कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसे जो तुम्हें खराब लगे वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, और कोई भी तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोचे ये पॉसिबल ही नहीं है। और रही बात उन्हें इम्प्रेस करने की, तो जब मैं तुमसे पहली बार मुलाकात कराऊंगा तो वो वैसे ही इम्प्रेस हो गए थे, तब वो सब मुझसे इम्प्रेस ना हो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ख्वाहिश नज़रें नीची करके कहने लगी, तुम नहीं समझ पाओगे आरव, और मैं तुम्हें समझा भी नहीं पाऊंगी। तुम जब मेरे घर आओगे मेरे परिवार से मिलने, शायद उस दिन तुम्हें समझ में आए कि मेरी घबराहट की वजह क्या है। मैंने उसे गले लगाकर कहता हूँ, कब आएगा वो दिन जब मैं तुम्हारे घर चलूँगा तुम्हारे साथ? ख्वाहिश ने कहा, जब मैं घर में हमारे बारे में बता दूँगी। आरव, इसका मतलब तब तक मुझे खिड़की से ही आना पड़ेगा? ख्वाहिश, तुम खिड़की से कब आए? आरव, कल तुम सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, दिल की आंखें किस कर लूं, लेकिन तुम जाग जाती, इसलिए। ख्वाहिश मेरी ही बाहों से अलग होते हुए मुझे घूरने लगी और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, अगली बार आओगे तो मुझे जगा देना। मैंने मुस्कुराते हुए उसके करीब जाकर ख्वाहिश के गाल पर किस करते हुए कहा, शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। ख्वाहिश, आरव, मैं क्या पहन के आऊँ? ख्वाहिश के इस सवाल पर मैंने जवाब दिया, मैंने कहा ना, तुम जो पहनोगी उसमें खूबसूरत ही लगोगी। मेरे लिए बस एक चीज़ ही ज़रूरी है और उसे पहनना मत भूलना, वो है तुम्हारी ये मुस्कान। ख्वाहिश दोबारा मेरे सीने से लग गई और मैंने भी उसे प्यार से अपनी बाहों में ले लिया। ख्वाहिश मेरे सीने में लगे हुए कहने लगी, तुम पास होते हो तब मुझे कोई चिंता नहीं होती, बस ऐसे ही हमेशा मेरे पास रहना। मैंने कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे ख्वाहिश, मैं इसी तरह तुम्हारे पास रहूँगा। इसके बाद ख्वाहिश घर चली जाती है। मैं ख्वाहिश का इंतज़ार कर रहा था उसके बाहर आने का। कुछ ही देर के इंतज़ार के बाद वो बाहर आ गई। मैंने उसे दूर से ही देख लिया था। अभी उसके साथ उसका भाई था जो दरवाजे पर खड़ा था। ख्वाहिश ने अभी हमारे बारे में अपने घर पर कोई बात नहीं की थी, इसलिए मुझे उससे दूर से ही पिक करना था। थोड़ा सा बुरा तो लगता था, लेकिन मैं जानता था कि मैं जल्द ही उसे उसके घर से भी पिक करने आया करूँगा। गली के कॉर्नर में मैं वहीं पे बैठा था और ख्वाहिश के सामने था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट। ख्वाहिश मेरे साथ कार में बैठते हुए कहने लगी, मुझे अभी भी घबराहट हो रही है आरव। मैंने उसे कहा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है ख्वाहिश, सब इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। कुछ ही देर में हम मेरे घर पर थे। मैं ख्वाहिश का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले आया।
आज पहली बार मेरा घर रोशनी से नहाया हुआ था। हम सबको अंधेरा या कम रोशनी में ही रहना पसंद है, लेकिन आज ख्वाहिश के लिए उन्होंने घर को सजाकर रोशन कर रखा था। जैसे ही हमने घर के अंदर एंटर किया, हमारे ऊपर फूलों की बरसात हो गई और आवाज़ सुनाई दी, वेलकम ख्वाहिश। आवाज़ तो आई थी, लेकिन वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। ख्वाहिश ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। मैंने कहा, मॉम डैड सब कहाँ हो आप सब? मेरी आवाज़ लगाते ही सब एक साथ हमारे सामने आकर खड़े हो गए। ख्वाहिश उन्हें देखकर तो डर से थोड़ा पीछे हो गई। सब कहने लगे, कैसा लगा हमारा वेलकम करने का तरीका? मैंने कहा, तुम सब ने उसे डरा दिया। ओह सॉरी ख्वाहिश, हमें लगा तुम्हें पसंद आएगा। ख्वाहिश, नहीं नहीं नहीं, मतलब मुझे पसंद आया, बस वो ख्वाहिश इतना ही कह पाई थी। तब रिया उनके पास आकर कहती है, हमें पता है तुम्हें थोड़ी घबराहट तो हो रही होगी, पर एक बात कहूँ, डरने या घबराहट की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ किसी से भी अब कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है या घबराने की भी नहीं। अब तुम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली हो। आरफ की मोहब्बत हम सब के लिए उतनी ही मायने रखती है जितना कि तुम आरफ के लिए। तुम्हारा ख्याल रखना हमारी भी जिम्मेदारी होगी अब से। रिया के इतने प्यार से बात करने से ख्वाहिश की सारी हिचक और घबराहट तो जिससे ख़त्म हो गई थी। वह उसके गले लगते हुए कहती है, थैंक्स, मुझे सच में बहुत डर लग रहा था ये सोचकर कि आप सब किस तरह रिएक्ट करेंगे मुझे यहाँ देखकर। कहीं अगर किसी को मेरे इंसान होने से कोई दिक्कत हुई तब, बस यही सोचकर मुझे डर लग रहा था। रिया कहती हैं, यहाँ हम में से किसी को भी कभी भी इंसानों से दिक्कत नहीं है। जानती हो क्यों? इसके पीछे एक बड़ी वजह है, हमारे बाबा, जिनकी वजह से हम सब इंसानों के बीच रह पाए। ख्वाहिश ने पूछा, अब कहाँ है वो? क्या मैं मिल सकती हूँ उनसे? रिया, नहीं मिल पाओगी, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। हमने उन्हें अपने जैसे नहीं बनाया क्योंकि ये उनकी इच्छा थी। वहीं नीरज कहने लगा, सारी बातें यही कर लेंगी क्या? चलिए अंदर चलते हैं, इन्हें अंदर तो लेकर आओ। मैंने ख्वाहिश को सबसे मिलवाया। सब उससे मिलकर बहुत खुश थे। आरफ, तुम ख्वाहिश को अपना कमरा दिखा दो, इतने में हम डिनर का इंतज़ाम करते हैं। मैं ख्वाहिश को अपने कमरे में लेकर आया, उसे पूरा घर दिखाया। डिनर रेडी हो जाने पर मैं और ख्वाहिश नीचे आ गए। टेबल पर डिनर केवल उसी के लिए रखा हुआ था, जिसे देखकर ख्वाहिश ने पूछा, क्या सिर्फ मैं ही डिनर करने वाली हूँ? रिया ने कहा, तुम हमारा सच तो जानती हो बच्चा, हम लोग इंसानी भोजन नहीं कर सकते, हम सब तुम्हारे साथ देंगे। इसके साथ अपने अपने हाथों में उन्होंने कांच की ग्लास की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इसमें लाल रंग का कोई द्रव्य पदार्थ भरा हुआ था। रिया ने कहा, कितने सालों बाद आज पहली बार हमारे घर में इंसानी भोजन आया है। हमने स्पेशली तुम्हारे लिए ये खाना खुद ही बनाया है। हमने ये सब बाबा को देखकर सीखा था। ख्वाहिश खाना टेस्ट करती है और कहती है, आपने सच में बहुत टेस्टी खाना बनाया है। रिया, तुम्हें पसंद आया? हमें बहुत अच्छा लगा। वहीं कैरी ने ख्वाहिश से पूछा, तुम्हें और क्या क्या पसंद है? आरफ को तो पता ही होगा। वहीं राहुल कहने लगा, पसंद के साथ हमें ये भी जानना है कि तुम दोनों पहली बार कैसे और कहाँ मिले। मैंने उन सब को घूरते हुए कहा, तुम सब इसे परेशान करना बंद करो। वहीं साहिल ने कहा, हमें लग रहा है कि तुम परेशान हो रहे हो, ये नहीं। वहीं साहिल की बातें सुनकर बाकी सब हंसने लगे। ख्वाहिश ने कहा, हम दोनों तो पहली बार कॉलेज में ही मिले थे। मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है और उनकी लंबी लंबी लिस्ट है। जब मैं यहाँ आप सबके साथ रहूँगी तब जान जाओगे और मैं भी जान जाऊँगी कि आप सबको क्या पसंद है। वहीं अनामिका ने ख्वाहिश को छेड़ते हुए कहा, तुम्हें बड़ी जल्दी है आरफ से शादी करने की। तुम चाहो तो बिना शादी किए भी रह सकती हो। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम बेशक पुराने हैं लेकिन सोच तो हमारी नई है। ख्वाहिश,
अनामिका की बातें को सुनकर झेप जाती है। मैंने कहा, तुम सब बस करो, चलो ख्वाहिश, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अब काफ़ी देर हो चुकी है। ये सब तो कुछ न कुछ ऐसे ही बोलते रहेंगे। तभी हर्षित वहाँ आया और कहने लगा, इतनी जल्दी भी क्या है इन्हें यहाँ से लेकर जाने की? मैं तो मिला ही नहीं। तुम कहाँ से हर्षित? मैंने तुम्हें बताया था कि आज मैं ख्वाहिश को घर लेने आ रहा हूँ। तो ये तुम्हारी गलती है कि अब वो घर जा रही है। वहीं हर्षित ने कहा, कुछ काम था इसलिए जाना पड़ा। वहीं हर्षित ख्वाहिश की तरफ आते हुए, हेलो माय डियरेस्ट वुड बी सिस्टर इन लॉ। ख्वाहिश ने उसके हाथ मिलाए। हर्षित ने कहा, आपके स्वागत में यहाँ नहीं था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आरव से छोटा हूँ और यहाँ सबसे छोटा हूँ। मुझे यह भी पता है कि आपकी इंसानी दुनिया में भाई की गर्लफ्रेंड को भाभी कह सकते हैं, इसलिए आपको मैं भाभी ही कहने वाला हूँ। आरव हर्षित के कंधों पर हाथ रखते हुए कहने वाला हूँ, हो गया तुम्हारा। हर्षित, ओ भाई अब रहने दो, ये मेरा और भाभी का मैटर है। ख्वाहिश, तुम बहुत क्यूट हो। हर्षित, थैंक यू। क्या क्यूट? नहीं यार, ये नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डेंजरस हूँ। एक साथ सब हंसने लगते हैं। ख्वाहिश कुछ देर तक उन सब के साथ वहाँ रुक जाती है। ख्वाहिश थोड़ी देर में उन सब के साथ घुल मिल गई थी, जैसे उन्हें बरसों से जानती हो। मेरा परिवार की यही खासियत है कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। सबको अपना लेते हैं और नफ़रत करना यहाँ कोई भी नहीं जानता। ख्वाहिश को मैं अपने घर ड्रॉप करके आ गया। अब ऐसा लग रहा था काश उसे मैं अपने पास ही रोक लेता। कुछ ही देर में उसके लिए रही। हमारे घर का माहौल बदल गया था। उसकी वजह से सबको इतना खुश देखा। मैंने कितने दिन हो गए थे इस खुशी को देखे। इनकी ये खुशी कितने दिनों की मेहमान थी, ये बात तो अभी इनमें से कोई भी नहीं जानता था। जेनी के जलन के कारण जल्द ही हमारी सारी खुशियाँ मातम में बदलने वाली थी। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी स्टोरी का ये पार्ट पसंद आया हो, और स्टोरी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, ताकि मैं स्टोरी के आगे के पार्ट्स भी और भी अच्छी तरीके से लेकर आऊँ। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए द वैम्पायर, सिर्फ जेनी FM जान के साथ।